अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं आपको पढ़ा रही हूँ हमारी बुक का लास्ट चैप्टर विच इज केमिकल इंडस्ट्रीज। इसमें हम जो अब प्रोसेस डिस्कस करने लगे वो है यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें पहले हम उसके रॉ मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। रॉ मटेरियल्स में हमारे पास आता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग भी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो कि हैबर्स प्रोसेस से होती है, तो उसको भी हमने डिस्कस करना है और ये सारी बातें यहाँ पे नहीं करनी हमने। इन सब के लिए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे हैं हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट प्रोसेस की। हम देखें केमिकल इंडस्ट्रीज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें से कुछ हम पढ़ भी चुके हैं। अब हमने मजीद आगे चलना है और अगली बातें करनी है। अब हमने जिन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग पढ़नी है ना, उनको कहते हैं फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग हम क्यों पढ़ते हैं, आप सबको ये पता होना जरूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजर क्या चीज है इसकी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजर क्या चीज होती है? फर्टिलाइजर कोई भी ऐसी चीज होती है स्टूडेंट्स जो कि सॉइल को उसके न्यूट्रिएंट्स देती है। होता है ना कि आपके सॉइल में हमने कितनी चीजें पढ़ी, अक्सर रन ऑफ हो जाता है, जिस तरह बारिश की वजह से सॉइल में वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते जिसकी नॉर्मल क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए जरूरत होती है। अब क्योंकि उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो किसी तरह तो उसको पूरा किस तरह करेंगे? पूरा करते हैं स्टूडेंट्स उसको फर्टिलाइजर्स के थ्रू। फर्टिलाइजर्स भी आपके इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर होते हैं और फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मोस्टली फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं उसको कहते हैं यूरिया। ठीक है, तो यूं समझ लें कि यूरिया आपके पास एक रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल ने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करने हैं। इसी वजह से हम इससे पहले के फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देखें, हम ये देखेंगे कि यूरिया किस तरह मैन्युफैक्चर होता है, क्योंकि अगर यूरिया मैन्युफैक्चर हो गया तो इसका मतलब है बड़े आराम से आप फर्टिलाइजर्स फिर कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। जब हम कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जब भी हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, हम ये जरूर देखते हैं कि उसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसका कंटेंट कितना है। कौन से 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों की हम देखते हैं क्वांटिटी कितनी है। स्पेशली हम नाइट्रोजन की क्वांटिटी को देखते हैं। नाइट्रोजन की क्वांटिटी से हमें यह पता लगता है कि फर्टिलाइजर कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। तो जब हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया की वजह से जब आपके पास यूरिया की बात जब हो रही है ना, सिर्फ आप सबने याद रखना है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो 46.6% है। ठीक है, 46.6% नाइट्रोजन यूरिया फर्टिलाइजर्स को प्रोवाइड करता है। इसी वजह से यूरिया को बार बार यूज भी किया जाता है क्योंकि ये अच्छी अमाउंट है। इसके अलावा भी क्वांटिटीज आपने याद रखनी है, फर्टिलाइजर टू फर्टिलाइजर नाइट्रोजन की चेंज होती है। सिर्फ नाइट्रोजन की नहीं, फास्फोरस की भी, पोटेशियम की भी। और ये फर्टिलाइजर्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के बाद लिखा होता है कि उसमें एनपीके की कितनी क्वांटिटी है। हमारे सिलेबस में सारे फर्टिलाइजर्स या ज्यादा फर्टिलाइजर्स तो नहीं है, तो इसकी जो डिटेल है वो आप 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने जिस बारे में बात करनी है वो है यूरिया। यूरिया की डिटेल अब हम पढ़ेंगे। यूरिया के बारे में आप सबने याद रखना है कि इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है, एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। यूरिया व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, साथ ही साथ वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, यूरिया के बारे में ये 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आप सबने याद रखनी है। सबसे पहले तो 3 नहीं बल्कि 4 है। सबसे पहले नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाएगा। फर्टिलाइजर नाइट्रोजनस हो तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उतनी है जितनी इंपॉर्टेंट है या इतनी है कि आपको सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में काफी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, सबसे पहली बात यही है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बनाएगा। उसके बाद दूसरी बात ये 46.6% इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और बहुत ज्यादा वाटर में सॉल्युबल है। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स यूरिया के बारे में। तो यूरिया के बारे में आप सबने याद रखना है कि ये रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल ये सिर्फ फर्टिलाइजर्स के लिए नहीं है, ये और भी बहुत से केमिकल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, हर केमिकल के लिए यूज नहीं होता, लेकिन बहुत से केमिकल्स के लिए बहरहाल ये यूज होता है। लेकिन इसका 90% यूज जो है वो फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। ये यूरिया के बारे में जरूरी बात है और आपने याद रखना है कि जितने फर्टिलाइजर्स मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं उनमें जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर जिससे बनता है ना वो यूरिया से ही बनता है। ठीक है, तो यूरिया काफी ज्यादा क्योंकि नाइट्रोजन की क्वांटिटी अच्छी प्रोवाइड करता है, सॉइल में एब्जॉर्ब अच्छा हो जाता है। देखिए ये बात भी तो जरूरी है ना कि फर्टिलाइजर जो आप सॉइल में डाल रहे हैं वो सॉइल में एब्जॉर्ब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा।
अगर वो सॉइल में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, सॉइल को न्यूट्रिएंट सही तरह दे ही नहीं पा रहा, तो उस फर्टिलाइजर का क्या काम, अगर जितना मर्जी उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा हो जाए, जब तक वो इस फॉर्म में नहीं होगा कि सॉइल को उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, तब तक उसका ज्यादा फायदा नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से ऐसे फर्टिलाइजर्स को प्रेफर किया जाता है जो सॉइल में जब डाले जाएं तो उसके बाद उनमें से बहुत अच्छी क्वांटिटी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स की मिल जाए, ताकि क्रॉप्स डेवलपमेंट और क्रॉप की ग्रोथ, ट्रीज की ग्रोथ, ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू हो सके। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यूरिया का 90% यूज है एज अ फर्टिलाइजर, इसीलिए हम यूरिया को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बाकी और भी तरीकों से फर्टिलाइजर्स बनते हैं और भी रॉ मटेरियल से बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीज है वो यूरिया है। ओके, अब यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग हम पढ़ेंगे, और जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज हो रहे हैं। ठीक है, चाहे आपने स्टूडेंट्स मेटलर्जी का प्रोसेस पढ़ा, उसमें भी मेंशन कर दिया करें कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं। उसके अलावा आपने सॉल्वेज प्रोसेस पढ़ा, उसमें भी रॉ मटेरियल्स को जरूर मेंशन करें। अब हम पढ़ने लगे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, तो इसमें हमारे पास रॉ मटेरियल्स में आते हैं स्टूडेंट्स अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन रॉ मटेरियल्स को अब हमने सेपरेटली डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और जहाँ पे जिसकी हमने जब बात करनी है ना, वो किसकी बात करनी है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। हमने अमोनिया की बात करनी है, और अमोनिया की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग का इन इटसेल्फ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ना इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ठीक है, तो क्योंकि अमोनिया भी एक बड़े अच्छे तरीके से इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद वो यूज होता है यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर यूरिया यूज होता है फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप से चलेंगे कि अमोनिया आया कहाँ से, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई कहाँ पे। ठीक है, अमोनिया की हमने सबसे पहले बात करनी है, और अमोनिया की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। जब हम केसी के एक्सप्रेशंस डिराइव कर रहे थे, वहां से हम अमोनिया की बात कर रहे हैं, और वहां पे आपने रिएक्शन पढ़ा जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, इसको कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि हैबर नामी साइंटिस्ट ने ये प्रोसेस बताया था कि किस तरह से आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी यूरिया की आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी अमोनिया की मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसी वजह से उसी साइंटिस्ट के नाम पे इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया, जिसको कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, अमोनिया क्यों यूज होता है, इसके प्रोसेस की तरफ जाने से पहले जो इससे रिलेटेड छोटी मोटी बातें उनको डिस्कस कर लेते हैं। अमोनिया भी रॉ मटेरियल है, किस किस चीज का, फर्टिलाइजर का तो है, यूरिया का तो है, उसके अलावा किस चीज का, एक्सप्लोसिव्स भी इससे बनते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आपका अमोनिया कहाँ कहाँ यूज होता है। तो अगर अमोनिया मैन्युफैक्चर हो रहा है हैबर्स प्रोसेस से, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फर्टिलाइजर्स के लिए वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये जो अमोनिया होता है स्टूडेंट्स, ये मजीद क्योंकि एक्सप्लोसिव्स भी बनाता है और भी बहुत सी चीजें बनाता है इंडस्ट्रियली, तो इस वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है इंडस्ट्रियल स्केल पे। ठीक है, अगर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल स्केल पे है तो इसका मतलब है मैसेज को उसकी जरूरत है, इसी वजह से वो इंडस्ट्री में प्रिपेयर की जा रही है। बातें समझ में आ रही है? अब अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया की बात करेंगे या किसी भी चीज की बात करें, मैंने अभी बताया है कि जब भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को डिस्कस करें तो ये देखा करें कि उसके रॉ मटेरियल्स कौन से हैं। अमोनिया के रॉ मटेरियल्स हम सबको ऑलरेडी पता है कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से तैयार होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अब हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम हैबर्स प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। हैबर्स प्रोसेस में तो जो हमने बात करनी है वो अभी हम थोड़ी देर तक करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है? नाइट्रोजन स्टूडेंट्स आप सबको पता है इसकी बहुत मेजर क्वांटिटी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बिल्कुल इसको नॉर्मली समझा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर में जो क्वांटिटी इतनी ज्यादा 78% तक प्रेजेंट है उसको यूज कर लिया जाए। वो यूज हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा कि ज्यादा नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से ही मिल जाएगी, एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस बड़ा अच्छा कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये जो नाइट्रोजन होती है इन्वायरमेंट में, इसकी एक और क्वालिटी आप सबको याद होगी कि ये अनरिएक्टिव गैस है। ठीक है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? ये N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये अनरिएक्टिव गैस है, या इसके बारे में जो बात की जाती है कि इनर्ट गैस है। उसका क्या मतलब होता है कि ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये बेशक 78% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये इतनी इनर्ट है कि इसके साथ जो मर्जी गैस और प्रेजेंट हो ये रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है स्टूडेंट्स के सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन, ये जो अनरिएक्टिव नाइट्रोजन है एनवायरनमेंट की, इसको रिएक्टिव नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं ताकि सॉइल में नाइट्रोजन यूज हो सके, जिस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये कुछ बैक्टीरिया की वजह से होता है, और इसकी वजह से क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये जो एनवायरनमेंट की अनरिएक्टिव गैस है वो बैक्टीरिया इस गैस को रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि सॉइल को नाइट्रोजन दी जा सके। लेकिन अब हर बैक्टीरिया हर जगह, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता ना कि जितने बैक्टीरिया हैं उन्होंने इस नाइट्रोजन को रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर सॉइल में जितनी जरूरत थी वो काम आ गई। अब अगर इतना ही आसान हो तो फिर इंडस्ट्रियली आपको प्रिपेयर करने की जरूरत क्या है इसको? बात समझ में आ रही है? इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स के नाइट्रोजन, बेशक कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं, लेकिन उसकी वजह से भी उतनी नाइट्रोजन अभी सॉइल के पास नहीं जा पा रही जितनी जरूरत है। इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैरी किए जाते हैं ताकि आपके पास उतनी क्वांटिटी आ जाए जितनी की जरूरत है। ये बात समझ में आ रही है? इसी वजह से नाइट्रोजन की ये बात जरूरी थी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों यूज होते हैं, दोनों एटमॉस्फेयर से आ जाते हैं। अब कौन से प्रोसेस में ये यूज हो रहे हैं? ये यूज हो रहे हैं हैबर्स प्रोसेस में। लेकिन स्टूडेंट्स हुआ क्या कि जब हैबर ने सबसे पहले ये प्रोसेस डिवाइस किया, प्रपोज किया लोगों को कि ये एक प्रोसेस है, इससे बड़ी अच्छी अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रिपेयर हो सकती है, तो बेशक तरीका अच्छा था, समझ में भी आया, लेकिन उसका नुकसान भी नहीं, लेकिन एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये था कि अमोनिया बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। अमोनिया कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा था आप सबने याद रखना है, ओनली 8% अमोनिया वाज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब 8% अमोनिया बहुत ज्यादा अमोनिया नहीं है। खास तौर पे आप देखें डेली बेसिस पे जितनी आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीजों में जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, उतना आपकी इंडस्ट्री को भी स्पीड अप होना पड़ेगा ताकि हर रिक्वायरमेंट, जहां जहां अमोनिया की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। इसी वजह से हमने बार बार देखे, कितनी दफा पढ़ा, पहले चैप्टर में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस में आप किस तरह से प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं कि वो ज्यादा प्रोड्यूस हो। इस चैप्टर में अब हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियली ये प्रोसेसेस किस तरह होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो नॉलेज हमारे पास पहले है और जो नॉलेज अब हम ले रहे हैं इस चैप्टर से, इन दोनों को कंबाइन करेंगे और हैबर्स प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर हैबर के बताए हुए तरीके के मुताबिक सिर्फ 8% अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था, तो फिर अब हमने ये देखना है कि हम किस तरह कंडीशन चेंज करेंगे तो अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है? हमने अमोनिया की प्रोडक्शन को बढ़ाना है क्योंकि जो हैबर ने तरीका बताया उसकी वजह से सिर्फ 8% अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। अब आपने जितनी चीजें पढ़ी थी ना ऑलरेडी कि आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है उसके लिए मैंने आपको कुछ फैक्टर्स पढ़ाए थे चैप्टर 1 में, हमने वो सारी की सारी चीजें अब रिवाइज करनी है और देखनी है कि कौन सी चीज किस तरह से कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। नॉलेज हमारे पास पहले ही, अब हमने सिर्फ उसको अप्लाई करना है हैबर्स प्रोसेस में ताकि अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग हम देख सकें। ठीक है, सबसे पहले आप सबने याद रखना है कि हैबर्स प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का आइडिया होगा तभी आप सबको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रोडक्शन या जिनकी इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स। आपके पास नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अमोनिया की प्रोडक्शन हो जाती है। इक्वेशन बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, इस तरह से हमारे पास इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं तो फिजिकल स्टेट्स में आपको पता है कि हमारे पास ये तीनों जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं ये तीनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। हमने क्यों ये चीज देखी कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट इसलिए देखी कि हमने अब प्रेशर का चेंज स्टडी करना है कि अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं और किस तरह से प्रेशर चेंज करते हैं तो हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, हमने इस चीज को अब स्टडी करना है। मैंने आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिखा दी है, अब आप ये खुद सोचें कि हमारे पास प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करने के स्टेप्स क्या क्या थे और तरीके क्या क्या थे। अगर आपको याद हो तो हमने क्या बात की थी कि हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है गैस का रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, और फिर हमने देखना है कि प्रेशर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट बढ़ेगा या प्रेशर डिक्रीज करने से प्रोडक्ट बढ़ेगा। यही हमने बात की थी ना। पहले तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल से कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखें, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल है 1, हाइड्रोजन का है 3, 1 + 3 कितना होता है? 4 है आपके पास रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे आप देख लें 2 नंबर ऑफ मोल्स है। अब यही नंबर ऑफ मोल्स को आपने कन्वर्ट कर देना और आपने इसकी जगह लिख देना है वॉल्यूम। ठीक है, अब आप इसकी जगह लिख देंगे वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम्स है रिएक्टेंट साइड पे एंड 2 वॉल्यूम्स आर प्रेजेंट ऑन दी प्रोडक्ट साइड।
इस तरह से आपको पता चल गया कि अब रिएक्टेंट साइड पे कितने वॉल्यूम है और प्रोडक्ट साइड पे कितने वॉल्यूम्स है। मजीद इसको डिस्कस करते हैं और मजीद हमने किस तरह डिस्कस करना है, हमने ये देखना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा। तो हमने क्या चीज पढ़ी थी कि जब भी आपके रिएक्शन सिस्टम के अंदर गैशियस प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है तो प्रेशर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब प्रेशर की वजह से या तो आप हो सकता है प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ा दें या हो सकता है आप प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कम कर दें। अब हमने क्या करना है कि हमने इस रिएक्शन पे प्रेशर को इंक्रीज करना है और हमने देखना है कि प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो आप सबको पता है कि जब भी आप किसी रिएक्शन सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन उस साइड पे मूव करता है जहां पे गैस वॉल्यूम थोड़ा होता है। मैं इस पे डिटेल में बात नहीं करूंगी क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में ऑलरेडी स्टडी कर ली हैं। आपके पास गैस वॉल्यूम कौन से साइड पे कम है? आपके प्रोडक्ट साइड पे कम है। इसका मतलब है अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीजिंग द प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो आपका रिएक्शन है ये प्रोडक्ट साइड पे मूव करने लग जाएगा। और प्रोडक्ट साइड पे कौन सी चीज है? प्रोडक्ट साइड पे आपके पास अमोनिया है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि रिएक्शन राइट डायरेक्शन में जाएगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे अमोनिया की प्रोडक्शन या प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। और इंडस्ट्रियली हम चाहते भी यही है। अब आप खुद सोचें कि अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते, दोनों सिचुएशंस को हमने स्टडी करना है ना, अगर हम यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज कर दें स्टूडेंट्स तो नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगा जहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा है। वॉल्यूम ऑफ गैस आपके रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है। हम नहीं चाहते कि रिएक्टेंट ज्यादा बने, हम चाहते हैं प्रोडक्ट ज्यादा बने क्योंकि प्रोडक्ट अमोनिया है, हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करवानी है। इसका मतलब है कि आप प्रेशर डिक्रीज नहीं कर सकते, आपको इस रिएक्शन सिस्टम पे प्रेशर को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज करके कहाँ तक इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज करना है, उसकी बात हम जरूर करेंगे। लेकिन अभी हमने यही देखना था कि हमारा जो प्रेशर चेंज है इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है। अब इससे नेक्स्ट पोर्शन में हम और भी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अभी आपने प्रेशर को समझ लेना है कि इसकी वजह से क्या चेंज प्रोड्यूस हुआ है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो हैबर्स प्रोसेस का भी इंट्रोडक्शन दिया और मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया है कि प्रेशर का किस तरह से इफेक्ट होता है। ये सारी बातें जरूरी हैं, आपने इन सबको माइंड में रखना है। अभी हमने यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में डिटेल में बात नहीं की क्योंकि अब हम हैबर्स प्रोसेस को पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो यूरिया के रॉ मटेरियल्स हैं अभी तक आप उसको याद रखें और प्रेशर का हैबर्स प्रोसेस पे क्या इफेक्ट आता है इसको याद रखें। बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।